नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 3 मार्च 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना की ओर चलते हैं, जो कि आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कि हमारा बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस प्लेटफॉर्म करवा रहा है, इससे आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा मौका होगा। तो दोस्तों, इसमें आप लोग 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि 5 मार्च 2022 यानी सैटरडे तक शाम 6 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 6 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड हो जाएगा और इस तरह से 6 मार्च को आप परीक्षा में शरीक हो सकते हैं, और वो भी 11 बजे सुबह। तो इस तरह से इसमें जरूर भाग लीजिए। अब बढ़ते हैं सत्र के विषय की चर्चा करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पहला जो टॉपिक है, युद्ध की भूख लेकिन शांति के लिए कोई जगह नहीं। तो इस लेख के अंतर्गत हम लोग युद्ध के कड़वे परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि वर्तमान में यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है, तो इसमें हम लोग अशोक के धम्म नीति का भी उल्लेख करेंगे कि युद्ध की नीति अच्छी नहीं होती। अपने मूल रूप में युद्ध केवल व्यापक पैमाने पर एक द्वंद्व है। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु विरोधी को विवश करने के लिए किया गया एक हिंसात्मक कार्य है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है व्यक्ति का निषेध और सामूहिक नैतिक पतन। तो दोस्तों, जैसा कि अहमदाबाद ब्लास्ट का रिजल्ट आ चुका है, एक विशेष अदालत ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। तो इसके बारे में बात करेंगे। जब भी किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, तब भी यह चर्चा का विषय बन जाता है। तो इसमें हम लोग दंड के सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे और कुछ केस हैं, जैसे बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें दंड के प्रावधानों की चर्चा करेंगे और क्या मृत्युदंड को समाप्त किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। तीसरा है राज्यपालों की भूमिका और कार्य। क्या बदलने का समय आ गया है? क्योंकि आप लोग आए दिन देखते रहते हैं कि राज्यपालों की राज्यों से टकराहट आए दिन होती रहती है। तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका और कार्य में क्या संशोधन किया जा सकता है या संशोधन करने का समय आ गया है? इस लेख के अंतर्गत हम लोग राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे और अभी तक सुधारों के लिए जो सिफारिश की गई है उसकी चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा रूसी आक्रमण वैश्विक चिप की कमी की स्थिति को बदतर बना रहा है। यानी रूसी आक्रमण की वजह से वैश्विक चिप की कमी और तेजी से बढ़ रही है। यह पहले से ही समस्या थी और इस तनाव के कारण स्थिति और बदतर हो सकती है। ऐसे में वैश्विक उद्योग क्या निर्णय ले रहे हैं और यह इसके पीछे क्या कारण रहा है, तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। हमारा भारत भी इसके लिए क्या नीति बना रहा है, उन सब बातों की भी चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें 2 उत्तरों की संरचना की बात हम लोग रोज करते हैं, तो जिसे आप लोग अभ्यास करें। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, पेज नंबर 6 पर। इसको सामान्य अध्ययन के चौथे पेपर यानी नैतिकता के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो युद्ध की भूख लेकिन शांति के लिए कोई जगह नहीं। तो युद्ध के खिलाफ अशोक के सुस्पष्ट नैतिक प्रवचन के बाद सहस्राब्दियों तक दुनिया बातों पर चलने से दूर है। यानी कि युद्ध, अशोक का जिक्र इसलिए आता है कि कलिंग के युद्ध के बाद एकाएक अशोक के परिवर्तन हुआ और उन्होंने युद्ध नीति का सिरे से खारिज किया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन के आक्रमण के अनुमान के रूप में युद्धों की निरर्थकता की व्याख्या करने के लिए अशोक के परिवर्तन और युद्ध के खिलाफ नैतिक प्रवचन एक अनुकरणीय सबक प्रदान करते हैं, जिसे भू राजनीति की वर्तमान दुनिया में लागू करने की आवश्यकता है और जिसे लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तो इस लेख में दिया गया है कि टेलीविजन स्क्रीन पर समाचार अभी अभी प्रसारित हुआ कि पुतिन ने युद्ध को बंद कर दिया और ऐसे में उन्होंने खेद प्रकट किया है। तो खेद प्रकट करने से जो आज वहां की स्थिति है,
मानवता का ह्रास हुआ है, क्या वो वापस आ जाएगा? इसी तरह से जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेयर दोनों ने इराक में तबाही के लिए भी माफी मांगी थी। तो क्या माफी मांगना इसका सॉल्यूशन है? तो नैतिक आत्मभोग के लिए शायद ही एक अच्छा समय है। फिर भी 260 ईसा पूर्व की घटना, जो अशोक ने युद्ध और विजय को प्रसिद्ध रूप से त्याग दिया था, तब से लोगों ने युद्ध का विरोध किया और आज भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत इस पर काफी नाराज है। तो अपने मूल रूप में युद्ध केवल व्यापक पैमाने पर एक द्वंद्व है। सम्राट अशोक के जो धम्म वस्तुतः एक नैतिक संहिता थी, जिनका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगाकर अपने विशाल साम्राज्य में शांति स्थापित रखना था। सम्राट अशोक के परिवर्तन के बाद कलिंग की विजय के दौरान एक विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ था। ऋग्वेद काल में भी देखा जाए तो आकाश, वर्षा, गरज के देवता इंद्र को भी युद्ध का देवता माना जाता था। तो युद्ध विरोधी चेतना अशोक के धम्म में ही मिलती है। जैसा कि हम इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं तो यही देखा जाता है कि कलिंग पर अशोक की विजय के बाद विनाशकारी परिणामों ने प्रमुखता हासिल की, जिसने उसमें पश्चाताप, यानी अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ और खेद की भावना पैदा की। नतीजन अशोक ने सार्वजनिक रूप से अपनी विजय की निंदा की और ऐसा आज तक किसी सम्राट ने नहीं किया है। तो धम्म नीति से जनता की नैतिकता में वृद्धि हुई, लोक व्यवस्था को बनाए रखना आसान हो गया, पड़ोसी राज्य भी धम्म विजय पर बल देने लगे और उस पर आक्रमण का खतरा भी नहीं रहा। तो इस प्रकार अशोक की धम्म नीति उसके राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक थी। तो इसी तरह से सेंट ऑगस्टाइन यानी 5वीं सदी की जस्ट वॉर थ्योरी, जिसे न्यायोचित युद्ध सिद्धांत कहते हैं, किसी युद्ध के नैतिक मूल्यांकन में यह सहायता करती है। और इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी युद्ध तभी न्यायोचित होगा जब युद्ध का कारण, उसका संचालन और युद्ध के पश्चात समाधान अगर सही हो तो तब वह जस्ट वॉर थ्योरी को पक्षपोषित करेगा। एक युद्ध अगर न्यायोचित है, नैतिक है, यदि इसे वैधानिक प्राधिकार द्वारा लागू किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति के पश्चात ही इसे लागू किया गया है, तब यह युद्ध मान्य है, न्यायोचित है, नैतिक है। इसका कारण न्याय संगत होना चाहिए, अर्थात एक ऐसे राज्य के विरुद्ध जो मानवाधिकार के उल्लंघन में संलिप्त हो, तब तो यह उचित है युद्ध। वह सही प्रयोजन के साथ संचालित हुआ है कि नहीं, अंतिम उपाय क्या हो, संतुलित हो, अर्थात पारंपरिक हथियारों के विरुद्ध नाभिकीय हथियारों का प्रयोग ना हो और हमले का वास्तविक लक्ष्य केवल अन्यायी प्रतिद्वंदी ना हो। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो महाभारत भी एक न्यायोचित युद्ध के संचालन के सिद्धांतों तथा उनके दौरान व्यवहार के ढांचे को रेखांकित करता है। तो इस समय कुछ नियम प्रचलित थे, जैसा कि सेना के शवों को एकत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई थी, सैनिक समझौते हेतु बैठक कर सकते थे, आदि आदि आदि। तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं, जो युद्ध न्यायोचित होता है वह साथ ही संदेहास्पद भी होता है। उदाहरण के लिए देखें तो इराक युद्ध इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है। यानी जो युद्ध न्यायोचित होता है वह साथ ही संदेहास्पद भी होता है। यानी 2003 के इराक युद्ध का तथाकथित उद्देश्य इराक को उदारवादी बनाना, लोकतंत्र को स्थापित करना, जैविक हथियारों का उन्मूलन करना था, परंतु इनमें से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा इराकियों का उत्पीड़न आज भी जारी है। वस्तुतः इस युद्ध से पूर्व इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। शासन कला में युद्ध तब अनिवार्य तथा नैतिक होता है जब राज्य प्रतिरक्षक हो, न कि आक्रमणकारी। उदाहरण के तौर पर भारत स्वतंत्रता के बाद करीब 4 युद्ध लड़ चुका है, परंतु यह कभी भी आक्रमणकारी नहीं रहा। इसकी कार्रवाई अपने नागरिकों, क्षेत्र, संसाधनों तथा संप्रभुता की रक्षा करने पर लक्षित हुआ करती है। तो यह भी संभव है कि कोई युद्ध तो नैतिक हो, परंतु उसके संचालन के साधन शायद ही सैद्धांतिक हो, विशेष रूप से आधुनिक युद्ध में, जिसमें लैंड माइंस, यातनाओं, रासायनिक या जैविक हथियारों तथा ड्रोन्स के माध्यम से गैर लक्षित बमबारी का अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो मानवतावादी हस्तक्षेपों के आधार भी समान और यथोचित नहीं है।
1990 में पूर्ववर्ती नोटो ने कोसोवो में किए गए अभियान को मानवतावादी युद्ध के रूप में न्यायोचित ठहराते हुए हस्तक्षेप किया था, परंतु वहीं 1994 के रवांडा जनसंहार को किसी ने भी संज्ञान में नहीं लिया था। अतः आधुनिक समय में युद्ध भू राजनीति उद्देश्यों को प्राप्त हेतु अपनाए जाने वाले साधनों में से एक है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान स्थितियों में हस्तक्षेप को न्याय संगत ठहरा पाना बहुत ही कठिन हो गया है और युद्ध के बाद के विनाशकारी प्रभाव के कारण एक सामान्य प्रवृत्ति किसी भी कीमत पर युद्ध से बचने की दिशा में प्रयास करने की होती है। इसलिए युद्ध का चरित्र तेजी से बदल रहा है तथा नैतिकता को इस बदलाव के साथ साम्यता बनाए रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई युद्ध स्वभावतः अनैतिक ही बना रहता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पृष्ठ संख्या 6 पर ही है। इसको भी सामान्य अध्ययन के चौथे पेपर यानी नैतिकता से ही जोड़ सकते हैं। व्यक्ति का निषेध और सामूहिक नैतिक पतन, यानी सरसरी तौर पर कहा जाए तो मौत की सजा सुनाना और जनता की चुप्पी चिंता का विषय है। क्योंकि अभी गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामलों में दोषियों को सजा सुना दी गई, जिसमें 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और यह अभी तक का रिकॉर्ड है। और इसमें 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है और इन दोषियों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा सुनाई गई है और इन पर अन्य धाराओं में भी मामले दर्ज हैं। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 488 कैदी यानी 2021 तक को मौत की सजा पर थे और यह मृत्यु पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। तो इस तरह से अहमदाबाद की विशेष अदालत के 38 दोषियों को मौत की सजा देने के हालिया फैसले से पता चलता है कि निचली अदालतों ने मौत की सजा की घोषणा करने के लिए अपने विवेक का अत्यधिक इस्तेमाल किया और यह कई कानूनी विशेषज्ञों द्वारा जल्दबाजी और प्रमुख चिंता का विषय के रूप में अनुमान लगाया गया है। तो मौत की सजा यह किस हद तक वैध है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या भारत में मृत्युदंड को समाप्त कर देना सही होगा। क्योंकि जब भी मौत की सजा का कोई भी खबर आती है तो अक्सर बहस छिड़ जाती है। तो ऐसे में भारत की जो सजा बनाई रखी जाए या समाप्त कर दी जाए एक जटिल मुद्दा बन जाता है। क्या भारत में मृत्युदंड को समाप्त कर देना सही होगा? क्या मृत्युदंड मानवता के विरुद्ध है? यदि मृत्युदंड समाप्त कर दिया जाए तो अपराध पर कैसे नियंत्रण होगा? और सामाजिक सुरक्षा तथा भय के साथ साथ अपराधी का सुधार भी, किंतु मृत्युदंड की स्थिति में अपराधी ही जब समाप्त हो जाएगा तो सुधार की गुंजाइश कहां होगी? तो मौत की सजा यह किस हद तक वैध है? मौत की सजा के विषय ने इसकी प्रभावकारिता या संवैधानिकता पर कई बहसों को आमंत्रित कर दिया है। तो केंद्रीय मुद्दा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वह यह है कि राज्य को हिंसा का एकाधिकार निष्पादित करने की अनुमति देता है और इस एकाधिकार को अपराध को कम करने के लिए एक निवारक उपाय बताते हुए इसका समर्थन किया जाता है। वास्तव में यह देखा गया है कि दुर्लभ से दुर्लभ यानी विरल से विरलतम अपराधों के लिए मौत की सजा आपराधिक कानून में प्रतिशोधात्मक न्याय का सर्वोच्च उपाय है जो पूरी तरह से विवेक पर आधारित है। तो यहां पर यही बात आ रही है कि विरल से विरलतम एक ऐसा मानक है जो कानून की अदालत को मौत की सजा देने में न्यायिक रूप से विश्वसनीय मानक के रूप में सार्वजनिक भावना का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसी से संबंधित 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की पीठ ने व्यवस्था दी कि विरल से विरलतम या दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इसमें बहुमत यह था कि उन कारक तत्वों पर विचार करना जरूरी है जो अपराध की बर्बरता को बढ़ाते या घटाते हैं। तो इसी से विरलतम मामलों में ही फांसी देने के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और इसमें न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने अपनी असहमति दिखाई और उन्होंने अलग निर्णय दिया जिसमें मृत्युदंड के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन माना
और उन्होंने यह भी कहा कि हमेशा जज के ऊपर निर्भर करेगा कि किसे मृत्युदंड दिया जाए, किसे नहीं। इसलिए जज के हाथों में इतना विवेकाधिकार होना ठीक नहीं है। और उच्चतम न्यायालय ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या किए जाने को भी विरल से विरलतम मानते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड देने की अनुशंसा की। फिर इसके 27 वर्ष बाद 2007 में रावजी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की एक खंडपीठ ने निर्णय दिया कि जघन्य अपराधों में उन कारक तत्वों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जो अपराधों को कम करते हैं। और यह बड़ा अजीब निर्णय था, जिसमें 2 जजों की पीठ ने 11 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट दिया और इस निर्णय के आलोक में कई मामलों में मृत्युदंड दिया गया। तो यह जो है आप देख सकते हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। अब इस लेख के इतर थोड़ा सा यहां पर जान लीजिए कि दंड क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। दंड किसी व्यक्ति को ऐसे कृत्य के बदले जो समाज विरोधी है या जिस विधि के अंतर्गत अपराध माना गया है, दिए गए कष्ट को शारीरिक या आर्थिक रूप में हो सकता है, उसे दंड कहते हैं। विद्वानों के अनुसार अगर दंड को देखा जाए तो सेठना के अनुसार दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और उसमें यह जरूरी नहीं है कि शारीरिक कष्ट अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। इसी तरह से टाफ्ट महोदय, इनका नाम भी बहुत बड़े विचारक हैं, तो टाफ्ट ने कहा था दंड वह जागरूक दबाव है जो समाज में शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभवों वाला कष्ट देता है। और दंड का उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य समाज में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। और इस तरह से दंड के सिद्धांत प्रमुखता 5 सिद्धांत हैं। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जिसे रिट्रीब्यूटिव थ्योरी कहते हैं। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या होती है? यह बदले की भावना पर आधारित होती है, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। तो इस सिद्धांत के अनुसार जितनी क्षति अपराधी द्वारा पहुंचाई गई उतनी क्षति उसे भी पहुंचनी चाहिए, तभी वह अपराधी प्रवृत्ति से मुक्त हो सकेगा और तभी इस तरह से अपराध पर अंकुश लगेगा। दूसरा है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, जिसे डिटरेंट थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे समाज के अन्य व्यक्ति भयभीत हो सकें और अपराध से दूर रहें। इसमें अपराधी को उसके अपराध से गंभीर दंड दिया जाता था जिससे वह स्वयं भी अपराध करना छोड़ दे। जैसे 2012 का निर्भया कांड आपने सुना होगा। इसी तरह से निरोधात्मक सिद्धांत प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहती है? इस सिद्धांत का अभिप्राय अपराधी को अपराध करने से रोकना है जिससे समाज सुरक्षित हो सके, जिसके लिए अपराधी को समाज से पृथक कर दिया जाता है, जैसे कारागार में डालना, बहिष्कार कर देना। तो इस तरह से निरोधात्मक सिद्धांत के माध्यम से भी अपराध को कम किया जा सकता है। और चौथा है सुधारात्मक सिद्धांत। तो सुधारात्मक सिद्धांत का अभिप्राय अपराधी व्यक्ति को सुधारना है, उसका इलाज करना है। इसका उद्देश्य अपराधी को अच्छा व्यक्ति बनाना है। इसके लिए अपराधियों को कारागार में अनेक प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। आज के समय में दंड का सुधारात्मक सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी माना जा रहा है। और आदर्शात्मक सिद्धांत आइडियलिस्टिक थ्योरी, तो दंड का मुख्य उद्देश्य भय उत्पन्न करना या अपराधों की रोकथाम करना नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना करना भी है। और यह सिद्धांत कहता है कि उचित यही है कि अपराधी व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाए जितना अपराध की प्रवृत्ति के अनुकूल हो, क्योंकि व्यक्ति अपराध अनैतिकता के विवश होकर करता है। अतः दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी व्यक्ति को नैतिक बनाना है। तो यह महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसी तरह से दंड के प्रकार भी हैं। पहले 6 प्रकार होते थे धारा 53 के आधार पर, लेकिन अब 5 हैं, जैसे कारावास, आजीवन कारावास, जुर्माना, मृत्युदंड। ये सब क्या है? दंड के प्रकार हैं। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि हमें यह समझना जरूरी है कि कोई ऐसी व्यवस्था व्यवहारिक तौर पर नहीं हो सकती जो कि मृत्युदंड से जुड़े सभी नैतिक प्रश्नों का समाधान कर दे, खासकर ऐसे देश जो गंभीर किस्म के आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 6 पर ही है। इसको भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत डाल सकते हैं और यह है रेखाएं और भूमिकाएं, यानी राज्यपालों की भूमिका और
कार्यों को स्पष्ट करने का समय आ गया है। तो किसी राज्य में राज्य भवन और चुनी हुई सरकार के बीच टकराव के संकेत देश में दुर्लभ नहीं है। आप आए दिन देख रहे हैं, चाहे वह केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, लगभग हर दूसरे तीसरे महीने आप लोग यह सुन लेते हैं कि गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच आपसी सामंजस्य नहीं स्थापित हो पा रहा है। ऐसे में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल के दिनों में कुछ मुद्दों पर टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय नाराज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन घटनाक्रमों को देखने का एक तरीका उन लोगों की नियुक्ति के लिए है जो हाल के दिनों में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और केंद्र के एजेंट के रूप में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि समस्याओं को अपनी शक्तियों को समझने के तरीके के साथ करना पड़ सकता है और अपने नियमित कामकाज में सहायता और सलाह खंड, जैसे राज्यपाल को अनुच्छेद 163 में क्या है, अनुच्छेद 163 में यह चुनने की एक असमान शक्ति है। राज्यपाल विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने 1974 में यह निर्धारित किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल कुछ प्रसिद्ध असाधारण स्थितियों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही करेंगे। तो इस तरह से राज्यपाल की भूमिका संबंधित अगर हम विवादों की चर्चा करें तो राज्यपालों की भूमिका संबंधित विवादों में अगर हम बात करें तो इसमें किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना, चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियों का प्रायः किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष के दुरुपयोग में किया जाता है। तो एक राजनीतिक दल का पक्ष लेते हैं, शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक विफलता लगाकर राज्यपाल की सिफारिश सदैव तथ्यों पर आधारित न होकर राजनीतिक भावना और पूर्वाग्रह पर आधारित होती है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कठपुतली शासक, यानी जैसे राजस्थान का आपने देखा होगा, तो ऐसी घटनाओं के कारण ही राज्य के राज्यपाल के लिए केंद्र के एजेंट, कठपुतली और रबर स्टाम्प जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है इन राज्यपालों के लिए। और केंद्र द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, तो केंद्र में सत्ताधारी दल के निर्देश द्वारा राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। चाहे वह पश्चिम बंगाल का उदाहरण आप देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए, चाहे कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए, हर जगह आपको दिखता है। तो ऐसे में राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? तो सबसे पहला है राज्यपाल की नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी आयोग 2010 में तो यही सिफारिश किया था कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान संविधान में शामिल किया जाना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भी राय लेना अनिवार्य होना चाहिए। इसी तरह से 356 के संबंध में भी पुंछी आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 355 और 356 में भी संशोधन पर उन्होंने सिफारिश की थी। सरकारी आयोग 1928 में केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिश करता ही है और 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विवेकपूर्ण तरीकों से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या बहुत ही अपरिहार्य हो, लेकिन इसका प्रयोग किया जाए। जबकि सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि बहुत अपरिहार्य हो तभी लगाया जाए। इसी से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्य मन्नार समिति, न्यायमूर्ति वी चलैया आयोग, इन सब ने जो है 356 के संबंध में सिफारिश की थी। इसी तरह से राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में एसआर बोम्मई का मामला जो कि 1994 में, तो इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया और निर्णय के मुताबिक विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है जहां तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाना चाहिए, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी तरह से विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में नबाम रेबिया मामला 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का
प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। और राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। फिर 1956 में इसमें संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। इसी तरह से 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के द्वारा संदर्भित होती है। इसी तरह से अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसी तरह से अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और सबसे महत्वपूर्ण है जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य से संबंधित ना हो। और संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल है, यानी यह 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे कभी भी वापस बुला सकता है। संविधान के अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भी भेज सकता है। और अनुच्छेद 161 में, जैसे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, उसी तरह से राज्यपाल, लेकिन वह फांसी की सजा को कम नहीं कर सकता। दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होती है। और अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी जैसे अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए होती है, उसी तरह से अनुच्छेद 163 में। इसी तरह जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है जब संसद सत्र में ना हो, तो ऐसे में राज्यपाल भी जो है विधान मंडल जब प्रशांत काल में अध्यादेश पारित कर सकता। इसी अनुच्छेद को पलट दीजिए, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल। तो ये प्रमुख सिद्ध हैं, और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, इसके शक्ति और कार्य हैं, इन्हें आप पढ़े ही होंगे। और आगे की राह यही हो सकती है कि विवेकाधीन शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें संशोधन यही होना चाहिए, राज्यपालों की नियुक्ति की पद्धति में सुधार, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री की भी सलाह लेनी आवश्यक है। राज्यपालों के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया जाना चाहिए, यानी कुछ मानदंड और सिद्धांत जरूर निर्धारित किए जाएं। और इस संबंध में अंतरराज्य परिषद और संघवाद के विकल्प के रूप में राज्यसभा की भूमिका को भी मजबूत किया जाए और संघवाद का सुदृढ़ीकरण भी आवश्यक है। तो यही सब आगे की राह हो सकती है। और अगला टॉपिक है पृष्ठ संख्या 15, टेक्स्ट लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। रूसी आक्रमण वैश्विक चिप की कमी की स्थिति को बदतर बना रहा है, क्या युद्ध के बढ़ने पर संकट और गहरा होगा? विश्व इस भारी संकट को या भारी कमी से कैसे निपटेगा? तो इन सब मुद्दों की चर्चा करेंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा जो युद्ध है वह सेमीकंडक्टर की आपूर्ति को और भी खराब कर सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो बनता है, इसका जो कच्चा माल है वह यूक्रेन और रूस दोनों निर्यात करता है। तो दुर्लभ गैसों जैसे नियॉन गैस है, तो उसका जो है यूक्रेन निर्यात करता है और रूस जो है पैलेडियम का निर्यात करता है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीकंडक्टर की आपूर्ति यानी चिप की आपूर्ति की स्थिति और बदतर हो सकती है, जो कि पहले से ही समस्या से ग्रसित है। क्योंकि सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर नवीनतम अमेरिकी वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट ने यही कहा है कि 2022 के अंतिम भाग में संभवतः 2023 तक भी मौजूद रहेगी यह समस्या। तो इंटेल की सीईओ पैट गेल्सिंगर ने हाल ही में कहा था कि 2023 तक सेमीकंडक्टर की कमी खत्म होने की उम्मीद नहीं है। और यह कमी संकट कैसे शुरू हुआ, यहां पर यह महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि यह संकट कहां से शुरू हुआ। तो दोस्तों 2011 में अपने चरम पर पहुंचने के बाद स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे विकल्पों के उदय के साथ लैपटॉप बाजार में वृद्धि देखी गई, लेकिन एकाएक 2019 के अंत में यानी दिसंबर में, इसीलिए देखिए कोविड-19 क्यों बोला जाता है, दिसंबर में ही डिटेक्ट हुआ था। तो इस महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया। तो महामारी ने जब दस्तक दी तो लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हुआ। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के द्वारा लैपटॉप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, जूम, इस तरह से। तो इन बदलावों के कारण लैपटॉप और टैबलेट की मांग में वृद्धि तेजी से हुई। तो इस तरह से घर पर रहने के नियमों ने भी कई लोगों को कंसोल आधारित गेमिंग लेने के लिए प्रेरित किया। तो
तो पहले से ही चूंकि माल ढुलाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, दुनिया भर में जो है इसमें जो है देरी हो रही थी। आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा कि अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर चल ही रहा था। ऐसे में कोविड-19 आकर के और तबाही मचा दी। तो इस तरह से यह सेमीकंडक्टर यानी चिपों की जो कह सकते हैं कि आमद रफ्त थी, वो पहले से ही कमजोर थी और अब यह रूस यूक्रेन युद्ध और समस्या को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से देखा आपने कि विपरीत प्रभाव तो पहले से ही पड़ रहा था। अब ऐसे में रूसी आक्रमण चिप की कमी को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो मूडीज एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन सेमीकंडक्टर फैब लेजर का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली दुर्लभ गैसों की आपूर्ति करता है और रूस अर्धचालक बनाने के लिए पैलेडियम जैसी दुर्लभ धातुओं का निर्यात करता है। तो जो नियान गैस का निर्यात कौन करता है? यूक्रेन। और पैलेडियम का निर्यात कौन करता है? रूस। यह दोनों युद्ध की वजह से बंद हो चुका है। तब ऐसे में समस्या व्याप्त हो गई है और इस तरह से यह चिप की समस्या और बढ़ सकती है। चूंकि पैलेडियम का उपयोग अक्सर विभिन्न उपकरणों को बनाने में सोने के विकल्प के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह धातु अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह जंग के लिए प्रतिरोधी है, यानी इसमें जो है जंग नहीं लगती है। तो दुर्लभ धातु को सोने की तुलना में नरम माना जाता है, लेकिन फिर भी यह पीली धातु की तुलना में बहुत कठिन और टिकाऊ होती है। तो पैलेडियम का यह गुण इसे प्रभाव से अधिक सुरक्षा और डेटिंग के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। इसलिए ऑटोमोबाइल निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक निर्माता, बायोमेडिकल डिवाइस निर्माता चांदी सफेद धातु पसंद करते हैं। तो रूस और दक्षिण अफ्रीका पैलेडियम के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो कीमती धातु रिफाइनर हैरियस के अनुसार 2021 में रूस ने 2.35 मिलियन ऑन्स यानी 66 मिलियन ग्राम पैलेडियम की आपूर्ति की। तो इस तरह से चांदी सफेद बाजार उन आपूर्ति के बिना गंभीर घाटे में चला जाएगा, जिससे कीमत बढ़ जाएगी, जबकि प्लेटिनम और रोडियम को पैलेडियम के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। लेकिन रूस अन्य प्लेटिनम समूह धातुओं का भी एक प्रमुख उत्पादक है। तो पैलेडियम का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। धातु चिपसेट, सर्किट बोर्ड बनाने, इसका उपयोग बहु परत सिरेमिक कैपेसिटर बनाने के लिए भी किया जाता है, जो स्मार्टफोन की स्क्रीन, स्टीरियो सिस्टम, पावर सर्किट ब्रेकर बनाने के लिए। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे यूक्रेन में रूस का आक्रमण बढ़ता जा रहा है, देश पश्चिमी प्रतिबंधों की चपेट में आ रहा है, यह देश के निर्यात को बाधित कर सकता है और अर्धचालक फर्मों को चिप सेट बनाने के लिए कच्चे माल के स्रोत के लिए कम विकल्प हो सकता है। अब ऐसे में व्यवसाय और सरकारें इन परिवर्तनों को कैसे अपना रही हैं? तो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर ट्रेंड स्टैटिस्टिक्स यानी WSTS के आंकड़ों के अनुसार सेंसर और लॉजिक श्रेणी के दोहरे अंकों की वृद्धि से प्रेरित होकर वैश्विक अर्धचालक बाजार 8.5% से बढ़कर 601 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑटोमेटिव सेफ्टी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हालिया रुझानों के साथ सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ने वाली है। लेकिन यह वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब उत्पादकों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बनाया जा रहा है। इसलिए व्यवसाय अपनी ऑफशोरिंग योजनाओं को पलट रहे हैं और वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बचाव के विकल्प के रूप में रीशोरिंग पर विचार कर रहे हैं। उत्पादन को फिर से शुरू करने से सुधार हो सकता है, जो कमी की स्थिति में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंटेल ने पिछले महीने ही ओहियो राज्य में 2 नई चिप निर्माण सुविधाओं के लिए 20 बिलियन की घोषणा की है और कंपनी अगले दशक में $100 अरब का निवेश करने और राज्य में 8 और फैब कारखाने खोलने की योजना बना रही है। इसी तरह से भारत भी हाल ही में सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। अमेरिका भी चिप्स अधिनियम पारित करना चाह रही है, एक ऐसा कानून जो सेमीकंडक्टर फर्मों को देश में चिप बनाने को आगे बढ़ाने के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी देगा। तो इस तरह से व्यापार रणनीतियों और सरकारी नीतियां लंबे समय में चिप की कमी को हल करने में मदद कर सकती हैं। तो वर्तमान जो अर्धचालक की कमी है, यह अभी बनी रहेगी 2023
तक जाकर के अंत तक इस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। पीड़ित को केवल क्षति पहुंचती है, लेकिन प्रतिशोधात्मक न्याय के तहत अपराधी को क्षति पहुंचती है और मृत्युदंड भी मिलता है। परीक्षण कीजिए। यानी पीड़ित जिसको पीड़ा पहुंचाया, यानी अपराधी ने जहां अपराध किया है तो उसको क्षति पहुंचती है, लेकिन अपराधी को प्रतिशोधात्मक न्याय जो हमने बताया था तो उसके तहत उसको क्षति भी पहुंचती है और मृत्यु दंड भी मिलता है। तो गुजरात के अहमदाबाद का जिक्र करते हुए इस कथन को लिखते हुए भूमिका में आपको फिर मुख्य भाग में आना है। तो यह भारत में बहुत ही विवाद और विचार विमर्श वाला मुद्दा रहा है। तो मौत की सजा कानून के द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी अंतिम सजा है, लेकिन न्याय के मूल्य उद्देश्यों को देखें तो मृत्युदंड के मामले में कई विसंगतियां हैं। तो इसमें 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है इसकी भी चर्चा कर दीजिएगा, और प्रतिशोधात्मक न्याय या सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी जरूर जिक्र करिएगा। और इस तरह से निष्कर्षता यह जरूर बताइएगा कि हमें यह समझना जरूरी होगा कि कोई ऐसी व्यवस्था व्यवहारिक तौर पर नहीं हो सकती जो मृत्युदंड से जुड़े सभी नैतिक प्रश्नों का समाधान कर दे, खासकर ऐसे देश जो गंभीर किस्म के आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या युद्ध कदापि नैतिक रूप से उचित है? जस्ट वॉर थ्योरी की सहायता से अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो युद्ध के संदर्भ में नैतिक दुविधाओं का वर्णन करते हुए उत्तर की शुरुआत करें और तत्पश्चात उल्लेख कीजिए कि कैसे कोई युद्ध न्यायोचित तथा नैतिक रूप से अनुमत हो सकता है। अशोक की नैतिकता में युद्ध समूहों के बीच या उनके खिलाफ संगठित हिंसा, अराजकता और तबाही लाते हैं। तो अशोक की धम्म नीति का भी यहां पे चर्चा कीजिए। जस्ट वॉर थ्योरी का जिक्र करते हुए अंत में निष्कर्षता आपको पहुंचना है कि इस पूर्व धारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष दीजिए कि कोई युद्ध कैसे अनिवार्य और नैतिक होता है। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।